Morning class. Today we will start with your chapter Water Resources. Water resources. Water is essential to life on earth. Humans can live for more than a month without food, but we cannot live for without water. तो वाटर जो है वो हमारी लाइफ के लिए इट इज़ वन ऑफ द इसेंशियल पार्ट. जीवन के लिए अर्थ में अगर लाइफ है तो वी कांट थिंक इट विदाउट वाटर. हम पानी के बिना जो है वो लाइफ जो है वो संभव ही नहीं है. तो ह्यूमंस जो हैं बिना खाने के कुछ महीने बिता सकते हैं, लेकिन बिना पानी के हम कुछ दिन भी जीवित नहीं रह सकते. सो वाटर इज़ वेरी इसेंशियल फॉर ऑल ऑफ अस. अब वाटर रिसोर्सेज जो हैं वो क्या है? दीज आर दो सोर्सेज ऑफ वाटर जो दैट आर यूज़फुल और पोटेंशली यूज़फुल, जो हमारे लिए यूज़फुल हैं, जो हमारे काम आते हैं. अब यूजेस ऑफ वाटर क्या क्या हैं, किन किन चीज़ों में हम पानी को यूज़ करते हैं? फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, फॉर इंडस्ट्रीज, हाउस होल्ड एंड रिक्रिएशनल एंड एनवायरमेंटल एक्टिविटीज़. तो फॉर ऑल दीज एक्टिविटीज़ वी humans use or require fresh water. Now, water resources. There are two kinds of water found on earth. दो तरह का जो है पानी वो अर्थ में पाया जाता है. The first one is the fresh water. The fresh water that people can drink, जिसको जो है लोग जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं, उसे पी सकते हैं. एंड इट कंटेन्स लिटिल सॉल्ट. उसमें जो सॉल्ट का जो कंसनट्रेशन होता है वो काफ़ी कम होता है. वाइल द अदर वन इज़ द सॉल्ट वाटर. दूसरा जो है वो है सॉल्ट वाटर. तो ये वाटर कहाँ मिलता है? द वाटर इन ओशंस. इट कंटेन्स अ हाई कंसनट्रेशन ऑफ डिज़ोल्व सॉल्ट्स. इसमें जो डिज़ोल्व सॉल्ट्स हैं वो बहुत काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इस वजह से ये सॉल्टी होता है काफ़ी ज़्यादा. मोस्ट ह्यूमन यूजेस फॉर वाटर क्या हैं? किस किस चीज़ के लिए वी ऑल यूज़ वाटर? फॉर ड्रिंकिंग पर्पज़, फॉर एग्रीकल्चर, वी ऑल रिक्वायर फ्रेश वाटर. Sources. Rain is the main source of water because it fills up the rivers, lakes, ponds, streams, wells, which are the other important sources of water. तो रेन जो है वो मेन सोर्स है पानी का, क्योंकि रेन की वजह से नदियों में, तालाबों में, है ना, झीलों में, सब जगह कुओं में पानी भरता है. सो इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर. वेल्स, कुएँ कहाँ यूज़ होते हैं सबसे ज़्यादा? दे आर यूज मेनली इन विलेजेस. हम विलेजेस में जो हैं वेल्स को यूज़ करते हैं. वेल्स जो हैं कहाँ से वाटर सप्लाई करते हैं? दे सप्लाई अंडरग्राउंड वाटर. अंडरग्राउंड वाटर मतलब जो ज़मीन के अंदर से जो पानी निकलता है उसको कहते हैं अंडरग्राउंड वाटर. ट्यूबवेल्स जो हैं वो कैसे यूज़ करते हैं हम? इट हैज़ अ ट्यूब. उसमें एक ट्यूब या पाइप जो है वो पानी ज़मीन के अंदर उसको फिट किया जाता है, और किसी इलेक्ट्रिकल या डीजल पंप के थ्रू ये वाटर जो है वो बाहर निकाला जाता है. तो इस तरह से वी यूज़ ट्यूबवेल्स. नाउ वाटर रिसोर्सेज आर divisible into two distinct categories. First of all, the surface water resources and the ground water resources. तो जो ज़मीन के ऊपर पाए जाते हैं सरफेस वाटर रिसोर्सेज, और एक कहते हैं जो ज़मीन के अंदर ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज. ईच ऑफ दिस कैटेगरीज इज़ द पार्ट. ये दोनों कैटेगरी जो हैं वो अर्थ के वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम का ही एक पार्ट है. अब वाटर स्केर्सिटी क्या हो जाता है? स्केर्सिटी मतलब जब किसी चीज़ की कमी होना. वाटर स्केर्सिटी मीन्स शॉर्टेज ऑफ वाटर, वाटर की कमी होना. इट इज़ यूजुअली एसोसिएटेड विद रीजन्स हैविंग लो रेनफॉल और ड्राउट प्रोन एरियाज. तो ये ज़्यादातर वाटर स्केर्सिटी किन रीजन्स में ज़्यादा होती है? जहाँ बारिश कम होती है और वो इलाके जहाँ सूखा ज़्यादा पड़ता है. ठीक है, तो ऐसी जगह जो है वाटर स्केर्सिटी देखने को मिलती है. देयर आर मैनी अदर रीजन्स विच लीड टू स्केर्सिटी ऑफ वाटर. इसके अलावा लो रेनफॉल के अलावा देयर आर अदर रीजन्स ऑल्सो. और भी कई रीजन्स हैं जिसकी वजह से जो है वाटर स्केर्सिटी होती है. फॉर एग्जांपल लार्ज ग्रोइंग पॉपुलेशन, बढ़ती आबादी. ठीक है ना, तो जितनी पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ेगी उतना जो है कंजम्पशन ज़्यादा होगा, तो इस वजह से जो है स्केर्सिटी हो जाएगी वाटर की. इन एग्रीकल्चर सेक्टर में भी यूज़
वाटर रिसोर्सेज, है ना, और यूज़ तो करते ही हैं, एक्सप्लॉइट ज़्यादा होते हैं, है ना, ओवर एक्सप्लॉइट कर देते हैं। और हम अगर इरीगेटेड एरियाज़ को एक्सपेंड कर रहे हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, वाटर का कंजम्पशन ज़्यादा होगा, है ना। ड्राई सीजन में भी हम एग्रीकल्चर करते हैं, है ना, तो उसमें क्या है, विद द हेल्प ऑफ इरीगेशन। सो इरीगेशन के लिए क्या चाहिए, water is needed for irrigation, so more and more water is required for irrigation purpose to facilitate higher food production। अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी, हमें फूड प्रोडक्शन ज़्यादा करना है, उसके लिए हमको अगर हम एग्रीकल्चर करते हैं और ड्राई सीजन में भी एग्रीकल्चर करते हैं तो हम इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे। और इरिगेशन के लिए हम व्हाट वी नीड वाटर, एंड फॉर डूइंग मल्टीपल क्रॉपिंग वी नीड वाटर। तो इससे भी वाटर स्केर्सिटी की प्रॉब्लम आ सकती है। अब एडवर्स इफ़ेक्ट ऑफ ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, तो इसके क्या इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, ओवर एक्सप्लॉयटेशन अगर ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज का हो रहा है, कैसे हो रहा है। पंपिंग आउट मोर वाटर फ्रॉम अंडर द ग्राउंड में लीड टू फॉलिंग ग्राउंड वाटर लेवल्स। अब ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है अगर ज़मीन के अंदर से हम निकालेंगे तो क्या होगा, उससे जो उसका लेवल है, ग्राउंड वाटर का लेवल है, और कम होता जाएगा। इट विल एडवर्सली इफ़ेक्ट वाटर अवेलेबिलिटी, उससे जो है पानी नहीं मिलेगा फिर कुछ टाइम के बाद। दिस इन टर्न विल अफेक्ट, इससे हमारी जो है एग्रीकल्चर पे और फूड सिक्योरिटी पे इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। इम्पॉवरिशमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज में एडवर्सली इफ़ेक्ट द, उसकी वजह से जो वाटर रिसोर्सेज कम होंगे तो उससे पूरी इकोलॉजिकल साइकिल में भी इसका असर, it will create an adverse effect on the ecological cycle. Now we will discuss about the water pollution. So main causes of water pollution are domestic waste, especially urban sewers, industrial waste are disposed of in the water without proper treatment, chemical effluents from industries and from agriculture sector, and many human activities, example religious rituals and immersing of idols etc. in the water also pollute water. तो वाटर पॉल्यूशन हम कैसे करते हैं, डोमेस्टिक जो वेस्ट है वो भी हम पानी में उसको डाल रहे हैं। जो अर्बन सीवर्स है दे आर ऑल इंडस्ट्रियल वेस्ट है, all the waste are disposed of in the water, in the river, ना, without doing any proper treatment. We chemical from industries, है ना, we dispose it of in the rivers, तो उससे क्या हो रहा है, इट इज़ क्रिएटिंग वाटर पॉल्यूशन। तो और उसके अलावा जो एक्टिविटीज़ हैं, रिलीजियस रिचुअल्स हैं, इफ़ यू आर इमर्सिंग आइडल्स एंड ऑल, है ना, तो मूर्तियाँ पानी में विसर्जित करते हैं, तो इस सब से क्या होता है एक्टिविटीज़ से, अल्टीमेटली इट पॉल्यूट्स वाटर। नाउ व्हाट मेजर्स शुड बी टेकन फॉर वाटर कंजर्वेशन। पानी को अगर हमें कंजर्व करना है, हमको बचाना है, तो उसके लिए हमको क्या क्या स्टेप्स वी शुड हैव टू टेक फॉर दैट। फॉर एग्जांपल, डू नॉट ओवरड्रॉ द ग्राउंड वाटर, रिचार्ज इट बाय टेक्निक्स लाइक रेन वाटर हार्वेस्टिंग, टैपिंग रेन वाटर इन रिजर्वायर्स, वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। तो पानी को ज़मीन से जो पानी है उसको ज़्यादा ना निकालें। रेन वाटर टेक्निक्स, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जिसमें हम बारिश के पानी को इकट्ठा करते हैं, तो दैट इज़ नोन एज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो और टैपिंग रेन वाटर इन रिजर्वायर्स, ऐसे रिजर्वायर्स बनाएं जहाँ पे हम रेन वाटर कलेक्ट कर सकें, है ना। तो ये वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ये सब हम करें, तो उसके थ्रू हम जो है वी कैन सेव, वी कैन कंजर्व वाटर। वी शुड अवॉइड वेस्टेज ऑफ वाटर एट ऑल लेवल्स and do not pollute the water, whether we are at home or we are outside in the public places. We should avoid the wastage of water. Adopting water conserving techniques of irrigation, we should adopt water conserving techniques, वो techniques जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है वो सेव कर सकें, उसको वेस्ट ना करें। फॉर एग्ज़ाम्पल ड्रिप इरिगेशन है या स्प्रिंकलर्स हैं, स्प्रिंकलर्स होते हैं जैसे फव्वारे की तरह पानी जो है वो स्प्रिंकल होकर पूरी क्रॉप पर गिरता है, और ख़ासकर ड्राई एरियाज़ में जहाँ की
वाटर स्कैसिटी का प्रॉब्लम रहता है, तो हम ये इस तरह से ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकलर्स की हेल्प से हम इरिगेशन कर सकते हैं। अ डैम इज़ अ बैरियर अक्रॉस फ्लोइंग वाटर दैट ऑब्स्ट्रक्ट्स, डायरेक्ट्स और रिटार्ड्स द फ्लो। एक अगर डैम हम बनाते हैं तो वो भी एक जो फ्लोइंग वाटर है उसको एक रोकता है, ऑब्स्ट्रक्ट करता है, उसके फ्लो को रिटार्ड करता है, क्रिएटिंग अ रिजर्वायर। उससे हम जो है वो एक रिजर्वायर बनाया जाता है, लेक और इम्पाउंडमेंट। और अ डैम इज़ द रिजर्वायर एंड नॉट द होल स्ट्रक्चर। तो एक तरह से हम उसकी हेल्प से भी वाटर को रिजर्व कर सकते हैं डैम की हेल्प। अब मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, विच वी कॉल द टेम्पल्स ऑफ द मॉडर्न इंडिया। जवाहरलाल नेहरू प्रोक्लेम दैट मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स आर द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो जवाहरलाल नेहरू ने जो मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स हैं, इनको एक तरह से टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया का है, बिकॉज they were thought of as the vehicle that would lead the nation to the development and progress। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को जो है वो कंज़र्व करेंगे और उसको प्रॉपरली हम इरिगेशन फैसिलिटीज़ में यूज़ करेंगे, तो उससे क्या होगा, यू नो आवर कंट्री इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री, तो इतना ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, प्रोग्रेस होगी कंट्री की। ही बिलीव दैट दीज प्रोजेक्ट्स विल with their integrated water resource management approach would integrate development of agriculture and village economy। अगर एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट होगा तो डेफिनेटली विलेज इकोनॉमी में भी काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, है ना। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन और ग्रोथ ऑफ अर्बन इकोनॉमी, उसकी वजह से क्या होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन का ग्रोथ होगा और अर्बन जो अर्बन इकोनॉमी है उसका भी डेवलपमेंट होगा, उसकी भी ग्रोथ होगा। नाउ एडवांटेजेस क्या हैं, दे ब्रिंग वाटर टू दोज एरियाज विच सफ़र फ्रॉम वाटर स्केर्सिटी एंड ऑल्सो प्रोवाइड वाटर फॉर इरीगेशन। तो ये जितने रिवर वैली ये प्रोजेक्ट्स हैं, इनके थ्रू क्या होगा, वाटर की सप्लाई ऐसे एरियाज़ में होगी जहाँ वाटर स्केर्सिटी का प्रॉब्लम होता है और इरीगेशन फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जा सकेंगी। दीज प्रोजेक्ट्स जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फॉर इंडस्ट्रीज एंड आवर होम्स एंड ड्यू टू थ्रू दीज वाटर वैली प्रोजेक्ट्स जो है हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं इंडस्ट्रीज़ के लिए और होम्स के लिए, है ना, जिसे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ओके, दे हेल्प इन कंट्रोलिंग फ्लड्स, और इससे जो फ्लड्स है उसको कंट्रोल करने में भी हेल्प मिलेगी। तो दीज प्रोजेक्ट्स कैन बी यूज्ड फॉर रिक्रिएशन, इनलैंड नेविगेशन एंड फिश ब्रीडिंग। तो हम इनको रिक्रिएशनल पर्पज़ के लिए, फॉर बोटिंग एंड ऑल दैट, है ना, इसके लिए भी यूज़ करते हैं। फिश ब्रीडिंग के लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से इनकी ये एडवांटेजेस हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द डिसएडवांटेजेस। डैमिंग ऑफ रिवर्स अफेक्ट द नेचुरल फ्लो। अगर हम रिवर्स की डैमिंग करते हैं तो उससे उनका जो नेचुरल फ्लो है वो रुकता है। तो सेडिमेंटेशन का जो प्रॉब्लम है वो रिजर्वायर के जो बॉटम में ये प्रॉब्लम एक्सेसिव सेडिमेंटेशन हो जाता है वहाँ पे। अब लैक ऑफ सेडिमेंट्स जो है रिजल्ट्स इन रॉकियर स्ट्रीम बेड एंड पुअरर हैबिटेट फॉर रिवर्स aquatic life। The reservoirs submerge the existing vegetation and soil। जो रिजर्वायर्स हैं उनसे क्या होता है, वहाँ की जो वेजिटेशन और सॉइल है वो पानी में डूब जाती है, तो उससे डिकम्पोजिशन हो जाता है ओवर टाइम। दे इफेक्ट द फर्टिलिटी लेवल्स ऑफ सॉइल के फर्टिलिटी लेवल को भी इफ़ेक्ट करते हैं। इससे लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज़ भी, अगर हम कहीं पे डैम्स बना रहे हैं कहीं पे, तो वहाँ पर जो रहने वाले लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनको वी हैव टू रिप्लेस देम फ्रॉम दैट प्लेस। तो ये भी लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट भी होता है सोशल कम्युनिटीज़, लोकल कम्युनिटीज़ का वहाँ की। तो ये सारा डिसएडवांटेजेस भी वी हैव टू फेस। तो ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड्स प्रैक्टिस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री। कई कंट्री में we are practicing traditional rainwater harvesting methods in, for example, in mountainous areas। अगर पहाड़ी इलाके हैं तो गुल्स एंड कूल्स जो हैं वो डाइवर्जन चैनल्स होते हैं, बनाए जाते हैं एग्रीकल्चर के लिए।
फिर रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग वॉज कॉमनली प्रैक्टिस्ड, ये प्रैक्टिस की जाती है स्टोर करने के लिए ड्रिंकिंग वाटर। खासकर ये जो प्रैक्टिस है रूफ टॉप फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये कहाँ ज़्यादा होती है ये प्रैक्टिस? ये राजस्थान में, क्योंकि वहाँ जो वाटर स्केर्सिटी होती है। इनंडेशन चैनल्स फॉर इरीगेशन वर डेवलप्ड इन द flood plains of West Bengal. In arid and semi-arid regions, agricultural fields were converted. ऐसे इलाकों में जो एग्रीकल्चरल फील्ड्स हैं उनको रेन फेड स्टोरेज स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और ताकि उसमें पानी जो है वो हम स्टोर कर सकें। एग्जाम्पल, खादिन्स इन जैसलमेर एंड जोहर्स इन अदर पार्ट्स ऑफ राजस्थान। नाउ वी विल टॉक अबाउट नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है? व्हाट इज़ नर्मदा बचाओ आंदोलन? इट इज़ और टू सेव नर्मदा। तो नर्मदा मूवमेंट ये इज़ एन NGO दैट मोबिलाइज ट्राइबल पीपल, फार्मर्स, environmentalists and human rights activists against the सरदार सरोवर डैम, जो कहाँ बन रहा था? which was being built across नर्मदा रिवर इन गुजरात। द मूवमेंट ओरिजिनली फोकस्ड ऑन, ये जो मूवमेंट है इसका फोकस किस पे है? इट इज़ फोकस्ड ऑन एनवायरमेंटल इश्यूज रिलेटेड टू सबमर्जिंग ऑफ ट्रीज अंडर द डैम वाटर। अब उनका जो ये मूवमेंट कर रहे हैं उनका मानना है कि अगर यहाँ पर डैम और ये बिल्टअप होता है तो उसकी वजह से जो ट्रीज़ हैं, है ना, और यहाँ की जो वेजिटेशन है वो पानी में डूब जाएगी, सबमर्ज हो जाएगी। और ख़ासकर जो वहाँ पे जो गरीब लोग, पुअर पीपल, दे यूज्ड टू लिव देयर, है ना, उनके भी जो हैं घर जो हैं वो वहाँ से छिन जाएंगे रिसेंटली। सो इट्स एम हैज़ बीन टू इनेबल द डिस्प्लेस्ड पुअर। तो उनका एम क्या है कि जो वहाँ से जो गरीब लोग हैं जिनके घर छिन गए हैं उनको जो है वो उन्हें पूरी तरह से रिहेबिलिटेट कराएं, गवर्नमेंट उनको हाउसिंग फैसिलिटीज़ दे और उनको प्रॉपर से जो है उनके लिए जो है वो वर्क करे, उनको रिहेबिलिटेट कराए। तो ये नर्मदा बचाओ आंदोलन का एक मिशन है, और इसके अंडर में जो उन्होंने एक एनवायरमेंटल इश्यू को लेकर ये जो नर्मदा बचाओ आंदोलन ये शुरू किया है। सो हियर योर टॉपिक एंड्स and hope you would have understood it. Now, if there are any questions regarding the chapter, you can ask me anytime. Thank you.